नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। वर्ष 2016 एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स विद एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें। टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। आजमगढ़ में बच्चों के शॉपिंग का नया ठिकाना टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी के पास नवजात शिशुओं से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और जरूरत का शानदार कलेक्शन। वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल सिविल लाइन आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल अंडर फ्लाई ओवर सिधारी आजमगढ़। बुकिंग ओपन। द स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतालपुर बाईपास आजमगढ़ और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी बेलहरा सठियाम आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां बरदा कस्बे में गुरुवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब 40 वर्षीय अकबरी बानो पत्नी मोहम्मद ताहिर का शव घर के अंदर फर्श पर रक्त रंजित हालत में पड़ा मिला। स्कूल से घर लौटे बच्चों ने मां को खून से लथपथ देखा तो शोर मचा दिया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही डायल 112 के साथ स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की गंभीरता को देखते हुए SP सिटी मधुबन सिंह, CO लालगंज भूपेश कुमार पांडे और थाना अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर घटना स्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने गांव और आसपास के लोगों से पूछताछ की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसमें किसी की संलिप्तता है या नहीं, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। प्रथम दृष्टया घटना को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया गया है कि मृतका का पति मोहम्मद ताहिर और बड़ा पुत्र मोहम्मद समीर मुंबई में लोम का काम करते हैं। घर पर मृतका के 2 पुत्र मोहम्मद आमिर उम्र 16 वर्ष और मोहम्मद अशद उम्र 8 वर्ष रहते थे। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जबकि वारदात से गांव में भी दहशत का माहौल है। CO लालगंज भूपेश कुमार पांडे ने बताया कि घटना के अनावरण के लिए सर्विलांस, SOG और थाना पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं। पुलिस टीमें अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही हैं। घटना से मिले साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर जल्द ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ कहना है भूपेश पांडे, CO लालगंज का, सुनिए। आज दिनांक 20/8/2026 को थाना बरदा के ग्राम बरदा अंतर्गत एक महिला के मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर मेरे थाना और उच्च अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर एक महिला जिनकी उम्र करीब 42 वर्ष थी, ये अपने घर में इनका शव मिला, जिनके गले पे किसी धारदार वस्तु से काटने के निशान थे। प्रकरण में पोस्टमार्टम के लिए मृतका के शव को भेज दिया गया। साथ ही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें थाने स्तर से गठित की गई हैं, जबकि सर्विलांस और SOG की टीम लगी हुई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से जनपद के सभी परिषदीय विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों यानी कि यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बिना अनुमति विद्यालय में प्रवेश कर फोटो या वीडियो बनाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रायः देखा जा रहा है कि बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर एवं अनाधिकृत रूप से सोशल मीडिया से जुड़े लोग परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश कर विद्यालय और स्टाफ के फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। इससे विद्यालय में पठन पाठन का कार्य प्रभावित होने के साथ शिक्षक पद की गरिमा को ठेस पहुंचती है और विभाग की छवि भी प्रभावित होती है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासन प्रशासन की ओर से परिषदीय विद्यालयों के निरीक्षण के लिए पहले से ही अधिकारी नामित हैं, जो समय समय पर विद्यालयों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण करते हैं।
ऐसे में विद्यालयों में पठन पाठन व्यवस्था सुचारू रखने और शिक्षक पद की गरिमा बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अब कोई भी बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर अथवा सोशल मीडिया से जुड़ा व्यक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना परिषदीय विद्यालय में प्रवेश कर फोटो अथवा वीडियोग्राफी नहीं कर सकेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों और सभी प्रधानाध्यापकों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। क्या कुछ कहना है राजीव पाठक, बीएसए आजमगढ़ का मीडिया से बातचीत में सुनिए। विद्यालयों में जो फ्रीलांसर हैं उनके लिए रोक लगाई गई है, यूट्यूबरों के लिए, तो क्या इसका उद्देश्य है? ये तो काफ़ी पहले हमारे कार्यालय से एक लेटर जारी हुआ था, तो संज्ञान में आया था कि जो है पढ़ाई के दौरान कुछ जो है यूट्यूबर जाके अनधिकृत रूप से अंदर घुस जाते हैं और जो है बच्चों के पठन पाठन में जो है बाधा डालने का प्रयास करते हैं। इसके साथ-साथ जो है बच्चों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। तो उस स्थिति में एक जो है पत्र जारी मैंने किया था कि जो है बिना परमिशन के जो है किसी भी जो है बाहरी व्यक्ति जैसे जिसमें जो है अभिभावक और गाँव के लोगों को छोड़कर अगर कोई बाहरी व्यक्ति जाता है और इस तरह का प्रयास करता है जिससे कि जो है बच्चों की सुरक्षा प्रभावित हो या पठन पाठन प्रभावित हो, तो उसको रोका जाए। सर, आदेश में गाँव वालों को और स्थानीय लोगों के बारे में जिक्र नहीं किया गया है आदेश में। उद्देश्य यही था कि जो है गाँव के अगर बच्चों का अभिभावक है तो वो जाएगा लेकिन जो है अगर कोई बाहरी व्यक्ति जाता है तो इससे निश्चित रूप से पठन पाठन और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सर, आमतौर पे देखा गया है कि बहुत सारे स्कूल टीचर हैं ऐसे जो प्राथमिक विद्यालय में हैं, वो भी अपने स्कूल में अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वहाँ पर भी जाके वीडियो वो करते हैं। इसके बारे में तो कोई मुझे जो है संज्ञान में नहीं है ऐसा कुछ। अब आप बता रहे हैं सर, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूट्यूबरों के लिए ही विशेष तौर से क्यों इस तरीके से आदेश किया गया है? नहीं, विशेष तौर से आदेश का मतलब बस उद्देश्य यही है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था और पठन पाठन न प्रभावित हो, बस उद्देश्य इतना ही था। कहा जा रहा है किसी विद्यालय की कमियों को छिपाने के लिए मीडिया को दूर किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे विद्यालय जो है निज पैरामीटर में भी परिपूर्ण है, इसके साथ-साथ जो है पठन पाठन भी जो है व्यवस्थित हुआ है, इंफ्रा में बहुत सुधार हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। खबर आजमगढ़ से, जहां अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में भारी बारिश और बाढ़ के बाद आजमगढ़ के रहने वाले आर्मी जवान हवलदार उपेंद्र यादव के लापता होने से परिवार चिंतित है। जवान के भाई रविंद्र यादव ने गुरुवार को जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर अपने भाई की तलाश कराने और मामले में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। सिधारी थाना क्षेत्र के ग्राम व पोस्ट मोहम्मदल्ला निवासी रविंद्र यादव ने बताया कि उनके छोटे भाई उपेंद्र यादव सेना की 5 ग्रेडियन यूनिट में हवलदार के पद पर अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली क्षेत्र में तैनात हैं। परिवार को समाचार पत्रों और न्यूज़ के माध्यम से जानकारी मिली कि 14 अगस्त 2026 को क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण पशु पानी आर्मी कैंप बह गया। इस घटना में हवलदार उपेंद्र यादव समेत कई जवानों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। परिजनों के मुताबिक घटना के बाद से उपेंद्र यादव से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके मोबाइल नंबर पर लगातार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है। परिवार को अब तक उनके संबंध में कोई आधिकारिक सूचना भी नहीं मिल सकी है। इससे परिजन बेहद चिंतित और सदमे में हैं। रविंद्र यादव ने जिलाधिकारी से मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर हवलदार उपेंद्र यादव की तलाश और उनके संबंध में आधिकारिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। परिवार को उम्मीद है कि प्रशासन के हस्तक्षेप से जल्द ही जवान के संबंध में कोई जानकारी मिल सकेगी। उपेंद्र यादव वर्ष 2005 में सेना में हवलदार के पद पर भर्ती हुए थे। इसके बाद से उनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश में थी। वर्तमान में उनकी ड्यूटी दिबांग वैली जिले के पशु पानी सेना शिविर में लगी थी। 14 अगस्त की शाम क्षेत्र में तेज बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कैंप में बने 5B ग्रेनेडियर के 2 शेल्टर बह गए। उस समय वहां मौजूद 7 जवान भी बाढ़ के तेज बहाव में फंस गए। सेना की रेस्क्यू टीमों ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। 2 जवानों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि हवलदार उपेंद्र यादव, कुंदन, विनोद, आदित्य और शामुंदा लापता हैं। रेस्क्यू टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। क्या कुछ कहना है अखिलेश यादव, उपेंद्र यादव के भाई का, सुनिए। मेरा नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश, क्या समस्या हुई, क्या जिलाधिकारी का? लोग आए हैं, हमारे बड़े भैया थे, चाचा के लड़के थे, उनका ड्यूटी अरुणाचल प्रदेश, वो आर्मी में थे, 5वीं ब्रिगेडियन में 5वीं ब्रिगेडियन में थे। और अरुणाचल प्रदेश में अचानक से बादल फटने की वजह से लैंड स्लाइडिंग हो गई।
लेट स्लाइडिंग में 14 तारीख को करीब 4:30 बजे के आसपास लेट स्लाइडिंग की वजह से उनका जो है कि कैंप भर गया। 2 कैंप गए हैं जिसमें 7 लोग थे, 7 आर्मी के जवान थे, उसमें हमारे भैया भी थे और हवलदार उपेंद्र यादव उनका नाम है, नमदल्ला के रहने वाले थे। और उसमें आज तक 14 तारीख से अभी तक कोई उनका पता नहीं है। वहाँ पे से कुछ न्यूज़ आ रही है कि बस हम लोग खोज कर रहे हैं। 2 लोग मिल चुके हैं, 5 लोग भी रेस्क्यू नहीं किए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फौज की तरफ से यही बताया जा रहा है कि रेस्क्यू जारी है, कब भी जो है कि उनको रेस्क्यू कर लेते हैं तो बताएं। ज्ञापन में आपने क्या दिया है, जिलाधिकारी से क्या मांग की है? विज्ञापन में तो हम लोग यहीं पे आए थे और उनको अवगत कराना चाहते थे कि ऐसी ऐसी घटना हुई है और कुछ भी वहाँ से इंफॉर्मेशन अगर आपके यहाँ आती है तो हम लोग को जल्द से जल्द सूचित करें। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं भी बोला है, ये बोले हैं कि आप कप्तान साहब के एक बार चले जाओ क्योंकि वो पुलिस का मामला है, वो वहाँ से कोई इंफॉर्मेशन। 2005 में ये फौज में हुए थे। परिवार में इनके कौन कौन है? परिवार में बड़े भैया ये हैं और एक उनसे मतलब बड़े सबसे बड़े भैया ये हैं, छोटे भैया एक घर पे हैं। शादी हो गई थी, 2007 में शादी हुई थी और 2 बच्चे हैं। एक बच्ची है क्लास 10th में है, एक क्लास 7th में बच्चा है। क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी वहाँ से आर्मी कैंप से या आर्मी वाले जो भी हो जल्द से हमें सूचना करें और जल्द से जल्द रेस्क्यू करके हम लोग की बीच सही सलामत मिल जाए। तो क्या बातचीत नहीं हो पा रही है क्या आपसे? क्यों ऐसा चाह रहे हैं? यहाँ से प्रशासन से क्यों मदद चाहते हैं? वहाँ से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है? वहाँ से कोई बस फ़ोन करने पे यही बता रहे हैं कि जैसे रेस्क्यू होगा हम लोग बता देंगे आपको। कौन बता रहा है? वहाँ से जिसका भी नंबर COG का नंबर हो या जिसका भी नंबर हो, हम लोग को कंफर्म पता नहीं है कि इसका नंबर है, एक नंबर है, उस नंबर पे बात हो रही है। तो यही बता रहे हैं कि जैसे कोई सूचना हमें मिलती है हम आप लोग को बताएंगे। किस कैंप में थे वो, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में ये थे, दिवांग वैली में ये घटना घटी जी। खबर आजमगढ़ से, जहां साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 26.70 लाख की साइबर ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 2070 रुपये नगद और विभिन्न मोबाइल नंबरों से संबंधित सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार पीड़ित को विभिन्न मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप कॉल कर खुद को अधिकारी बताते हुए उसके बैंक खाते से गलत लेन देन होने तथा उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होने का भय दिखाकर इसके बाद उसे डिजिटल अरेस्ट कर गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर कुल 26.70 लाख अलग अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए गए। मामले में थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जहांगीर आलम पुत्र मोहम्मद रईस निवासी ग्राम मछली माहौल लाल कुर्ती अमीनाबाद लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष का नाम प्रकाश माया। पुलिस टीम ने लखनऊ ट्रांसफर पहुंचकर आरोपी को उसकी सहमति से आजमगढ़ लाया। पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना में संलिप्तता प्रमाणित होने पर 20 अगस्त 2026 को सुबह 11:35 पर उसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर लोगों को अलग अलग मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप कॉल करता था। खुद को पुलिस या अन्य अधिकारी बताकर बैंक खाते से गलत लेन देन और मुकदमा दर्ज होने का डर दिखाया जाता था। इसके बाद पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट करने का झांसा देकर गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर रकम अपने खातों में ट्रांसफर करा ली जाती थी। पुलिस ने इसके पास से 2 मोबाइल फ़ोन, 2070 रुपये नगद, विभिन्न मोबाइल नंबरों से संबंधित सिम कार्ड बरामद किया है। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह, उप निरीक्षक रजत सिंह, कांस्टेबल एजाज खान, शबाजीत मौर्य, विकास कुमार, महिपाल यादव तथा सर्विलांस सेल के कांस्टेबल आलोक सिंह शामिल रहे। क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर चिराग जैन SP ग्रामीण का, सुनिए। जनपद आजमगढ़ के साइबर थाने पर एक डिजिटल अरेस्ट का मामला आया था। इस मामले के अंतर्गत साइबर अपराधी ने व्हाट्सएप पर कॉल करके अपने आप को CIO अधिकारी बताते हुए पीड़ित पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होने और विभिन्न खातों से अवैध रूप से लेन देन करने के डर दिखाकर जेल भेजने के नाम पर 26,70,000 रुपये की साइबर ठगी की थी। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से साइबर थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था और विवेचना करने के लिए हमारी टीमें लगाई गई थी। इसमें एक अभियुक्त जो लखनऊ के रहने वाला जहांगीर आलम, उसका नाम प्रकाश में आया था, उसको आज हमारी टीम ने गिरफ्तार किया गया है। इससे पूछताछ में गिरोह के कई सदस्यों के बारे में पता चला है, जिसमें ये लोग फर्जी सिम और म्यूल खातों के माध्यम से इस तरह के साइबर अपराध को कारित करते थे।
अन्य शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव बहाल कराने, मनमाने फीस वृद्धि पर रोक लगाने तथा शैक्षणिक संस्थानों की प्रशासनिक मनमानी के विरोध में समाजवादी छात्र सभा राष्ट्रीय सचिव आनंद यादव के नेतृत्व में सपा के समस्त फ्रंटल संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने निकले कार्यकर्ताओं की सपा कार्यालय के बाहर ही पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, जिससे पूरा मार्ग छावनी में तब्दील नजर आया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बल प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को चारों तरफ से घेर कर आगे बढ़ने से जबरन रोका। बाद में मौके पर पहुंचे एसडीएम एडीएम ने कार्यकर्ताओं से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन स्वीकार किया। प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अभिषेक यादव और दुर्गेश यादव ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में छात्र छात्राओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। नेताओं का यह भी आरोप है कि प्रदर्शन को दबाने के उद्देश्य से आनंद यादव सहित सपा के 5 कार्यकर्ताओं को पहले से ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। नेताओं ने मांग की कि प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए छात्र संघ चुनाव को तत्काल प्रभाव से पुनः शुरू कराया जाए, ताकि छात्र अपनी समस्या सही मंच पर रख सकें। मनमानी फीस वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए और पूर्व में बढ़ाई गई फीस की पुनः समीक्षा की जाए, जिससे आम परिवारों पर बढ़ रहा आर्थिक बोझ कम हो सके। जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ की जा रही प्रशासनिक कार्रवाइयों को गैर कानूनी बताते हुए उनके प्रशासनिक व संवैधानिक अधिकारों को बंद करने की मांग की गई है। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में कॉलेज प्रशासन का मनमानी पर अंकुश लगाया जाए, छात्र हितों की रक्षा हो और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए समयबद्ध तंत्र बनाया जाए। सपा प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि छात्रवृत्ति, फीस वृद्धि और अन्य प्रशासनिक समस्याओं का शीघ्र न्यायसंगत समाधान नहीं हुआ तो वे आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान दुर्गेश यादव, रोशन यादव, हर्षित यादव, प्रदीप यादव, संजय पहलवान, अवनीश यादव, विकास यादव, गोलू यादव, लालजीत क्रांतिकारी, संतोष गौतम, शबनम खातून आदि मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है दुर्गेश यादव और लालजीत क्रांतिकारी का, छात्र नेताओं का सुने। ये जो कार्यक्रम किया गया है ये छात्र नेताओं द्वारा किया गया है। समाजवादी पार्टी छात्र हितों की लड़ाई लड़ती रही है और समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई है उसने हमेशा छात्र संघ को ताला खोलने का काम किया है और छात्र संघ ही राजनीति की नर्सरी है। इसको ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने निरंतर छात्र नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया और तमाम 8 महाविद्यालय जो आजमगढ़ में सक्रिय हैं वहाँ के 8 महाविद्यालयों के छात्र नेता आकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे छात्र संघ बहाली को लेकर। प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे निकले हैं तो क्या व्यवहार रहा पुलिस का? हम लोग शांतिपूर्वक विभिन्न महाविद्यालयों के हमारे छात्र नेता, पूर्व पदाधिकारी आए थे और शांतिपूर्वक 50 की संख्या में हमारे छात्र नेता थे और शांतिपूर्वक हम लोग जा रहे थे। हम चाहते थे कि डीएम महोदय के माध्यम से हमारी बात महामहिम राज्यपाल तक पहुंचे, मगर शहर के सीओ, कोतवाल और तमाम पुलिसकर्मी, पुलिस बल लगा करके इन लोगों ने हमें रोकने का प्रयास किया और एक तरीके से हाउस अरेस्ट करने का काम किया। फिर भी ये जज्बे के आगे जीत है, जज्बे दिखाए हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं ने। हम सड़क तक आए और एडीएम और एसडीएम महोदय आकर के हमारा ज्ञापन लिए और हमने अपनी मांगों को उनसे कहा। 5 लोग हैं। कौन? एक हमारा आनंद है, आनंद निजामाबाद का रहने वाला, उसको भी हाउस अरेस्ट कल रात से किया गया, हमें भी किया गया। हम तो किसी तरह से चल के आए हैं और संजय भाई भी है, इंजीनियर अभिषेक और प्रदीप, 5 लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। मांग क्या है? क्या मांग रही है? प्रमुख मांग, सबसे बड़ी हमारी जो मांग है कि उत्तर प्रदेश में छात्र संघ का ताला खोला जाए और छात्र संघ बहाली की जाए। दूसरी बात है जो विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अनियमितता है, जो सेमेस्टर प्रणाली के नाम पर लूट की जा रही है। सेमेस्टर प्रणाली एक तरीके से हमारे समाज के लिए एक दूषित चीज है और तमाम बच्चे जो अपनी शिक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए महाविद्यालयों की तरफ, विश्वविद्यालयों की तरफ जाते हैं, उसकी राह में रोड़ा है सेमेस्टर प्रणाली। सेमेस्टर प्रणाली की आड़ में सरकार लूटना चाहती है छात्रों। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के भी, हाँ, जौहर यूनिवर्सिटी वो विद्या का मंदिर है और मंदिर पे जो हथौड़ा चलाएगा, बुलडोजर चलाएगा, जनता कभी उससे माफ नहीं। अगर बात नहीं मानेंगे तो अगला रुख क्या होगा? हम चाहते हैं जब तक छात्र संघ बहाल नहीं होगा, वैसे भी 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनते ही पहला काम होगा छात्र संघों से ताला खुलेगा। मेरी भी पहचान छात्र नेता का, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ डीएवी कॉलेज। तमाम लोगों की पहचान छात्र संघ, डीएवी महाविद्यालय, सिविल महाविद्यालय चंडेसर से है। इनकी पहचान तभी तक है जब तक वहाँ पे छात्र संघ का चुनाव होता था। जब से छात्र संघ चुनाव बंद हो गया, प्रशासन मनमानी कर रहा है महाविद्यालय में। किस मामले को लेकर आज आप लोग? छात्र संघ बहाली
जो जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर और तमाम मुद्दों को, छात्रिक मुद्दों को लेकर के हम लोग आंदोलन और ज्ञापन देने जा रहे थे। डीएम साहब के माध्यम से हम लोगों ने राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदया जी को ज्ञापन भेजा गया है। हम लोगों की मांग है कि छात्र संघ जल्द से जल्द बहाल किया जाए और जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसको जो ध्वस्तीकरण का आदेश आया उसको निरस्त किया जाना चाहिए। ईडी और सीबीआई का जो छापा पड़ रहा है, इनकम टैक्स का जो छापा पड़ रहा है माननीय आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी पे, हम लोग चाहते हैं कि ये सब बंद होना चाहिए। द्वेष की भावना से राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे विद्यालयों पर ऐसा अत्याचार, अन्याय, शोषण नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे ये शासन में सत्ता में बैठे लोग तो हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। आधा घंटा पुलिस से धक्का मुक्की हुई, किन बातों को लेकर? पुलिस प्रशासन सत्ता सरकार के पक्ष में, शासन के पक्ष में खड़ी होकर के हम लोगों के साथ धक्का मुक्की कर रही है और परेशान कर रही है, अत्याचार कर रही है। ये सब पुलिस प्रशासन को भी ये बात को समझना चाहिए कि हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हम लोग भी पढ़ करके आप आए हैं। आप कोई सीओ बने हैं, कोई इंस्पेक्टर बने, कोतवाल बने, कोई हमारे भाई कांस्टेबल बने हुए हैं, तो हम लोगों का साथ देना चाहिए इनको। ये ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए छात्रों के ऊपर। अभी धारा 144 का हवाला दिया गया है कि धारा 144 लागू है, जबकि इसके पहले तमाम तिरंगा यात्रा निकली और तमाम भाजपा के पदाधिकारी लोग निकालते रहे। नहीं, देखिए धारा आप 144 सिर्फ हम लोग का जब कार्यक्रम होता है तब आपका लागू होता है। अभी पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, रोज अत्याचार, शोषण, या आंदोलन, वहाँ आंदोलन, रोड जाम, सब पुतला फूक रहे हैं, सब जगह हो रहा है, तो उस पर नहीं बोल रहे हैं लोग। जब हम लोग का कार्यक्रम होता है तो इनका 144 लागू हो जाती है, कुछ लागू हो जाती है, जो मर्जी लागू करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि शासन इतना निर्दयी नहीं हो जाए। अगर शासन निर्दयी इतना होगी तो हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, एक गोट रोड पे, एक गोट जेल में, एक गोट। एक आखिरी सवाल, पिछले 17 दिनों में चीनी के दाम 19 रुपया बढ़े हैं, जबकि पेट्रोल के दाम कम होने की बजाय और बढ़े हैं। क्या कहना चाहिए? पेट्रोल डीजल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कोई ऐसी चीज जो नहीं है जो सरकार महंगा न की हो। पेट्रोल डीजल 100 से पार हो गया, चीनी कितना बढ़ गई, पेट्रोल डीजल कितना बढ़ गया, और हर सामान अभी देखिए E20 कौन पेट्रोल लिया दिए, गाड़ी का इंजन खराब हो जा रहा है, सब खराब हो रहा है। ये सब अत्याचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जनता इस बार 27 में चुप बैठने वाली नहीं है, इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे हम लोग 27 में। यहाँ पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, सब जनता जनार्दन के लिए सुख सुविधाएं सस्ती होंगी, सामान सस्ती होंगी, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, गरीबों का ऊपर जो अत्याचार शोषण हो रहा है वो सब बंद होगा। खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के उत्तरी छोर पर बहने वाली घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को डिगिया और बदरहुआ गेज पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। इससे तटवर्ती क्षेत्र के दर्जनों गांवों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से जहां ग्रामीणों में चिंता का माहौल है, वहीं प्रशासन और बाढ़ खंड के अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पूर्व घाघरा नदी में पानी डिस्चार्ज किया गया था, जिसके बाद नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। जलस्तर बढ़ने से फिलहाल तटवर्ती क्षेत्रों में हो रही कटान में कमी आई है, जिससे ग्रामीणों ने कुछ राहत की सांस ली। हालांकि नदी का पानी अब संपर्क मार्गों की ओर बढ़ने लगा है, जिससे आवागमन प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। क्षेत्र के साहडीह, सोनौरा और अभन पट्टी सहित कुछ संपर्क मार्गों पर नदी का पानी चढ़ना शुरू हो गया। इससे ग्रामीणों के आवागमन में परेशानी बढ़ गई है। जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो कई अन्य संपर्क मार्ग भी जलमग्न हो सकते हैं। घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर से शहबदिया, महुला, चक्की, देवरा खास, राजा के 28 पुरवों, साहडी, सोनौरा, बांका, बूढ़न पट्टी और अजगरा सहित 1 दर्जन से अधिक गाँव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि जल का स्तर और बढ़ा तो गाँवों को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग डूब सकते हैं, जिससे आवागमन बाधित हो जाएगा। डिगिया गेज पर घाघरा नदी का खतरा बिंदु 70.40 मीटर निर्धारित है। गुरुवार को यहां नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 82 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचकर 71.22 मीटर दर्ज किया गया। वहीं बदरहुआ गेज पर खतरा बिंदु 71.68 मीटर है, जबकि गुरुवार को यहां नदी का जलस्तर 71.92 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर है।
खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद के बिलरियागंज कस्बे के पक्के पोखरे में बुधवार को एक अर्टिगा कार अचानक गिरकर पानी में डूब गई। हादसे के दौरान कार का गेट खुल जाने से चालक किसी तरह बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान तो बच गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जानकारी के अनुसार अर्टिगा कार वाहन मालिक रामशेखर यादव निवासी बरोही फतेहपुर की बताई जा रही है। कार को गोलू निवासी मधना पार चला रहा था। बताया जा रहा है किसी कारणवश कार अनियंत्रित होकर पक्के पोखरे में जा गिरी। देखते ही देखते कार पानी में डूबने लगी। इसी दौरान कार का गेट खुल गया, जिससे चालक गोलू बाहर निकलने में सफल रहा। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार का गेट नहीं खुलता तो चालक की जान खतरे में पड़ सकती थी। फिलहाल कार को पोखरे से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कार पोखरे में किन परिस्थितियों में गिरी, इसका स्पष्ट कारण अभी भी सामने नहीं आया है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में चर्चा बनी हुई है। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अहरौला और तहबरपुर पुलिस ने अलग अलग मुठभेड़ों में अंतर जनपदीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चारों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें उपचार के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 3 तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस, चोरी के सोने चांदी के जेवरात, 29,230 रुपये नगद, बिना नंबर की XUV 500, 5 मोबाइल फोन और चोरी में प्रयुक्त उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार अहरौला क्षेत्र में 14 या 15 अगस्त की रात ग्राम पूरा चित्तू में 2 घरों में छत के रास्ते घुसकर जेवरात और नकदी चोरी की घटनाएं हुई थी। वहीं तबरपुर क्षेत्र में 17 और 22 जुलाई की रात ओहनी, रामेश्वरपुर तथा रमनीपुर में भी घरों में घुसकर जेवरात और नकदी चोरी की गई थी। इन घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही थी। 20 अगस्त की सुबह करीब 3:46 पर अहरौला पुलिस पश्चिम पट्टी महलिया के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान तबरपुर की ओर सर्विस लेन से आ रही सफेद XUV 500 को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। वाहन सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दिलकश और साहिल के दाहिने पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि दोनों को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है। इस दौरान करीब 6 बदमाश तबरपुर की ओर भाग निकले। करीब 43 मिनट बाद 4:29 पर तहबरपुर पुलिस ने चकिया दुबे रामपुर सर्विस रोड पर दुर्वासा ऋषि आश्रम की ओर से आ रहे बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वाजिद के दाहिने पैर और फैजान के बाएं पैर में गोली लगी है। दोनों को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिलकश पुत्र नफीस उम्र 21 वर्ष, साहिल पुत्र निशाक उम्र 22 वर्ष, वाजिद पुत्र नशीरुद्दीन उम्र 23 वर्ष और फैजान पुत्र फरियाद उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई है। सभी आरोपी बरेली जनपद के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ बरेली और बदायूं समेत विभिन्न जनपदों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गिरोह के सदस्य हाईवे के आसपास वाहन खड़ा कर नजदीकी गांवों में घरों की छतों के रास्ते घर में प्रवेश करते थे और ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात व नकदी चोरी कर लेते थे। चोरी के बाद वे निर्धारित स्थान पर पहुंचते थे, जहां SUV वाहन चालक उन्हें लेकर फरार हो जाता था। पुलिस के अनुसार पूछताछ और बरामदगी के आधार पर अहरौला की 2, तबरपुर की 2, बिलरियागंज की 2 और अम्बेडकर नगर के जैतपुर थाना क्षेत्र की 1 चोरी की घटना का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने आजमगढ़ के अलावा गाजीपुर, बलिया और जौनपुर सहित अन्य जनपदों में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। अहरौला पुलिस ने 315 बोर तमंचे संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में अहरौला तबरपुर विशेष चोरी अनावरण टीम और सर्विलांस टीम के पुलिस कर्मी शामिल रहे। क्या कुछ कहना है चिराग जैन SP ग्रामीण का, सुनिए। थाना अहरौला और थाना तैबर की पुलिस की कल देर रात्रि में पंखिया गिरोह के 4 सदस्यों के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 सदस्यों के पैर पर गोली लगी है और वो घायल हुए हैं। इनको नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें यह बात प्रकाश में आई है कि ये मूलतः बरेली के रहने वाले हैं और ये लोग गिरोह बनाकर चोरी करने के लिए निकलते हैं। हाईवे के आसपास के गांवों को चिन्हित करके उनमें चोरी घटना को अंजाम देते हैं। यहाँ पर 8 लोग आए थे चोरी करने, 4 लोग गिरफ्तार किए गए, 4 अभियुक्त फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। इन्होंने आसपास के जनपदों जिनमें जौनपुर, अम्बेडकर नगर, बलिया की घटनाओं को भी अंजाम देना स्वीकार किया है।
इनके पास से चोरी का माल जिसमें XUV वाहन, नगद पैसा और सोना चांदी के माल भी बरामद किए गए हैं। आगे इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए अवैध संपत्ति जो इन्होंने अर्जित की है उसको भी कुर्क किया जाएगा। खबर आजमगढ़ से, जहां शहर के सिविल लाइंस स्थित शांति नर्सिंग होम में 19 अगस्त को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जरूरतमंद मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श के साथ जांच और दवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। मस्तिष्क, नशा एवं सेक्स रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश श्रीवास्तव MBBS MD ने 56 मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया। वहीं जनरल फिजिशियन मधुमेह एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नुपुर श्रीवास्तव MBBS MD ने 96 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क परामर्श दिया। दोनों चिकित्सकों की ओर से मरीजों की आवश्यक जांच और दवाओं का भी निःशुल्क वितरण किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को सुलभ एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना रहा। इस दौरान डॉक्टर आकाश श्रीवास्तव और डॉक्टर नुपुर श्रीवास्तव ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि जरूरतमंद लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकें। शिविर में डॉक्टर ब्रजेश सिंह, डॉक्टर बजरंगी उपाध्याय के अलावा GNM कृति, ANM खुशबू और सत्यदेव यादव का विशेष योगदान रहा। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में डॉक्टर आकाश श्रीवास्तव और डॉक्टर नुपुर श्रीवास्तव का, सुनिए। आज हमारा निवास स्थान है शांति नर्सिंग होम जो कि सिविल लाइन। यहाँ पर क्या हुआ है कि मेन जैसे कि नया स्कैन रखा है जिसमें जनरल मेडिसिन और न्यूरो से संबंधित जितने उनको उनका निःशुल्क परामर्श और कुछ जांचें निःशुल्क है। उनसे इसमें आप इसमें किस तरह के मरीज हैं, जनरल पेशेंट जो आ रहे हैं जो कि हमारी मैडम है को सेवा तो उनके मरीज में जनरल कोई भी जैसे सामान्य बीमारियां होती है, किसी सर्दी जुकाम बुखार हो गया, किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया या फिर अन्य BP, डायबिटीज, थायराइड संबंधित कोई समस्या हो गई तो जो भी दवाइयाँ होती हैं जैसा भी के उसके लिए डॉक्टर को स्वास्थ्य देंगे। मेरे न्यूरो संबंधित में मोस्टली जो दिमाग से संबंधित समस्याएं होती है या नसों से संबंधित समस्याएं होती है या नशा से संबंधित चीजें होती है जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, दर्द की समस्या हो गई है, बेहोशी आना हो गया या फिर लोगों को नशा करते हैं जैसे दारू हो गया या फिर किसी प्रकार का नशा हो गया के लिए के इलाज के लिए जो भी चीजें हो सर मैंने देखा कई मरीज जो है डायबिटीज के लिए भी बहुत लंबी डायबिटीज था, उसके बाद भी लोग वहाँ पे लाइन लगा बैठे थे और डायबिटीज के स्पेशलिस्ट है। तो मैडम जो है वो ज्यादा फिजिशियन है लेकिन डायबिटीज का उन्होंने अलग से तो इसलिए उनके बाद स्पेशली डायबिटीज से रिलेटेड मरीज आ रहे हैं तो बहुत ही समय से डायबिटीज से ग्रसित इलाज नहीं चल रहा है लेकिन अच्छा इलाज का हमने देखा है उनका तो सुधार होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमने RBS की फ्री टेस्ट ताकि मरीज आए अपना उनको सुविधा उठाए और उसके बाद उनसे कंसल्ट करें क्योंकि उनसे बाकी मदद। सर आप नुपुर श्रीवास्तव MBBS MD FIE FFM, आप पहले लखनऊ में थे, लखनऊ में आपने काफी मरीजों देखा। आज हम सौभाग्य मिला है कि हम लोग की सेवा दे सके। आज आपने बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है आए थे, आपने दिखाया। आप यहाँ मरीज को क्या इंफॉर्मेशन देना चाहती है, क्या बेसिक जानकारी देनी चाहती थी जो यहाँ पे लोगों को नहीं, और क्या ऐसा कैसा आपको रिस्पॉन्स मिला? यहाँ पे हमें देखने के बाद ये पता चला कि यहाँ पे जो पेशेंट है जिनको डायबिटीज या हाइपरटेंशन हो रहा है वो आ रहे हैं अपने मन से, डॉक्टर ने दवाई अपने मन से छोड़ने के बाद फिर जब वापस से बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है दवा, इसके बाद क्या हो रहा है हमें वो जो थोड़ी दवा स्टार्ट करनी थी स्मॉल डोज में वो हम लोग को बहुत ज्यादा पड़ रही है। एक नुकसान ये चीज है कि बिना डॉक्टर से पूछे वो लोग अपनी दवा छोड़ दे रहे हैं। ये खाने पीने पे यहाँ पे लोग ध्यान नहीं दे रहे, मतलब अपने खान पान पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। ज्यादातर हमने यहाँ पे पेशेंट न्यूट्रिशन की कमी बढ़ा तो हम ये स्वास्थ्य अपना खान पान देकर है और फल कम से कम एक फल से अनार
ब्रेकफास्ट सुबह में लेगी मैं खा रही हूँ। खीरा रखें, सलाद ज्यादा रखें और जो दवा दी जा रही है उसको प्रॉपरली करें। उसके बाद मैनेज हो जाए। यूज के बारे में लोगों की बहुत सारी यूज देंगे अपनी नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं। वो में क्या होता है, दूध को मशीन में डालते हैं तो निकल गए। वो तो फिर देखेंगे जो शुगर है पानी के साथ मिल रहा है तो दूध को फ्रूट्स खाएं, शुगर हाँ नहीं लेना है, उससे हमें फाइबर मिलेगा, पेट साफ होगा, पेट की दिक्कत प्लस ये भी होगा कि हमारा ज्यादा से ज्यादा शुगर है वो हमारा सेल एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन उनसे फ्रूट जिसके अंदर पूरा पूरा शुगर भी मिल रहा है जिसको बॉडी समझ। तो मैडम जो है यहाँ मरीज में ज्यादा समस्या जो सबसे ज्यादा है शुगर है, साथ में ब्लड प्रेशर का भी साथ में, तो आप दोनों ट्रीटमेंट कर देती है? हाँ जी, दोनों ट्रीटमेंट कर देते हैं। पेशेंट आएंगे की जाएगी, हमारी कोशिश ये। आजमगढ़ में बच्चों की शॉपिंग का नया ठिकाना टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी के पास नवजात शिशुओं से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और जरूरत का शानदार कलेक्शन, आकर्षक डिजाइन, बेहतरीन रेंज और किफ़ायती कीमतें। तो बच्चों की हर पसंद के लिए आज ही पहुंचिए टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9369 988 149। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व ATM मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।